नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम। जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं, मार्च 2026 नक्सल की आखिरी तारीख। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जाहिर है, अमित शाह के इस बयान के बाद से चर्चा शुरू है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव है। अमित शाह ने कहा कि वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। शाह ने सीएम साय द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए किए गए काम की सराहना की है। दरअसल विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 8 महीने में ही 147 माओवादियों को मार गिराया है और इसी दौरान 631 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। इसका श्रेय साय सरकार द्वारा संचालित नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा रहा है। राज्य में पिछले सरकार के कार्यकाल में 5 साल में जहां सिर्फ 219 माओवादी मारे गए, तो अमित शाह ने कहा कि हम सबका मानना है कि वामपंथ उग्रवाद आज की सबसे बड़ी समस्या है। वामपंथ उग्रवाद में 4 दशक में 17,000 लोगों की जान गई है, लेकिन सबसे केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी है और इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके साथ ही हाथ में हथियार है, उसे छुड़ाना है। नक्सल क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ा गया है। हमारी सरकार बस्तर क्षेत्र के विकास और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। और अब सवाल है कि अमित शाह के बयान के बाद कैसे बदलेगी रणनीति। 2026 तक कैसे होगा नक्सलवाद का सफाया, वामपंथ उग्रवाद से कैसे निपटेगी सरकार, एनआईए की तर्ज पर एसआईए लाने से क्या फायदा होगा, क्या पीएम मोदी के आने के बाद नक्सलवाद कमजोर हुआ, क्या नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पैनल से हम की ओर अब नजर डालेंगे। हमारे साथ पैनल में उज्जवल दीपक बीजेपी प्रवक्ता हैं, अनिल सिंह चौहान कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनीष गुप्ता नक्सल मामलों के जानकार हैं और रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड एएसपी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उज्जवल दीपक जी, आपकी ओर सवाल के साथ आना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी बात, बड़ा दावा यहाँ पर कर चुके हैं। अंतिम तारीख अब आ चुकी है। तारीख के साथ ही अब चर्चाएं हैं कि आखिर कैसे संभव होगा, क्योंकि बयान आ गया है, अमित शाह ने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा है, तो आखिर क्या रणनीति? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और पूरे देश के लिए। जो नक्सल का जो नासूर है, जिसका दंश हम छत्तीसगढ़ वासियों ने सहित पूरे देश ने झेला हुआ है, इसका खात्मा बहुत जरूरी है। और 370 हटाने वाले, 35 से हटाने वाले, ऐसे हमारे गृह मंत्री, कड़े फैसले लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी जब इतना बड़ा बयान देते हैं, और देखिए इन्होंने पहली बार नहीं कहा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पूर्व भी घोषणा की थी कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, और वो डिलीवर करते हैं। 370 उन्होंने डिलीवर किया है। देश में शांति की स्थापना उन्होंने डिलीवर की है। ऐसे डिलीवरी करने वाले व्यक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। और छत्तीसगढ़ में देखिए विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि हमारे गृह मंत्री, दबंग गृह मंत्री विजय शर्मा जी खिड़वा के गांव पूर्वती गए थे। वहां पर उन्होंने लोगों को आधार कार्ड दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, और वो उस गांव में जहां लोग जाने से डरते थे, बचते थे, 5 कैंप खुल रहा है। लोग, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, जिसकी गूंज हमेशा उस समय सुनाई देती है जब वहां से बारूद की गंध आती है। ये चीजें खत्म होना चाहिए और बहुत ही बड़ा फैसला है ये। और हम आशा करते हैं कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया होगा। बिल्कुल, 2026 तक। अब नक्सलवाद, क्योंकि ये लंबी समस्या है, बड़े सालों से चलती आ रही है और इसमें कई लोगों की जानें भी गई, मासूम लोग, निर्दोष लोग, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस समस्या के चलते। अनिल सिंह जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि बड़ा दावा बीजेपी द्वारा किया गया है। गृह मंत्री जी ने खुद दावा कर दिया है, डेट दे दी है। क्या माना जाए, आखिरी डेट 2026 ही है या फिर ये बढ़ जाएगी? अस्मिता जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहली बार गृह मंत्री जी ने नहीं कहा, इसके पहले भी कहा। उनको मैं याद दिला दूं, वो 2024 की लोकसभा नहीं, 2023 ये 2019 की लोकसभा के पहले भी बोले थे, 2014 की लोकसभा के पहले भी बोले थे कि हम नक्सल उन्मूलन कर देंगे। ये गृह मंत्री जी का पहला बयान नहीं है। और 2013 में जब झीरम में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई, यही अमित शाह जी गृह मंत्री बने 2014 के बाद, सरकार इनकी बन गई कुछ ही महीनों में, मुश्किल से 4 से 5 महीनों में। तब इतना ज्यादा डबल इंजन की सरकार थी, यहां भी सरकार थी, वहां भी सरकार थी, ये क्यों नहीं हुए, उग्र क्यों नहीं हुए, क्यों इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं बनी? बहुत सोचने की बात है स्मिता जी कि एनएमडीसी का जो प्लांट आया है बस्तर में, क्या उसके लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है? लिथियम की जो खदानें मिली हैं,
उसके लिए अपने मित्रों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है? क्या फर्जी इनकाउंटर करके नक्सलवाद खत्म होगा, या आदिवासियों के बीच, वनांचल के लोगों के बीच विकास और विश्वास की उम्मीद जगानी होगी? ये सवाल विपक्ष बार बार पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ की आम जनता पूछ रही है, वनांचल के लोग पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिविल खराब है। जब ये रेल कॉरिडोर बनाते हैं तो इनका दृष्टिकोण विकास नहीं होता है, इनके मित्रों को कहां से माल निकालना है और कहां पहुंचाना है उसके लिए देखते हैं। पैसेंजर ट्रेनें ये बंद कर देते हैं, चाहे आम जनता कितना भी परेशान हो। छत्तीसगढ़ में मैं आपको बता दूं, लगभग 2 लाख ट्रेनों के फेरे निरस्त किए गए। ये स्थिति है इनकी। आम जनता चाहे कितना भी इनके चक्रव्यूह में फंस जाए, इनको 2-3 मित्रों को लाभ पहुंचाना है। क्या ये उसका हिस्सा है, या वनांचल के लोगों में दहशत पैदा करने का एक नया तारतम्य है, या जो स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत या नगरीय प्रशासन के, उसको लेकर शिगूफा है? या क्या अमित शाह जी का रिमोट कंट्रोल अब दिल्ली से काम नहीं कर रहा था, तो यहां अनुभवहीन जो मंत्रिमंडल बैठा है, जिसके राज में कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, आए दिन महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, हरिजनों सब पर अत्याचार हो रहा है, विधायकों तक को जेल भेजा जा रहा है, ये कौन सी कड़ी है? ये किस प्रकार का है? ये सारा छत्तीसगढ़ का आम आवाम, आम जनता इसका आकलन समीकरण निकालने में लगी है, क्योंकि अमित शाह जी पहली बार नहीं बोले हैं कि ऐसा होगा। बिल्कुल अभी तो समीकरण लेकिन नक्सलवाद पे निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा समीकरण बैठाया गया है कि 2 साल बाद फिर नक्सलवाद से मुक्ति की बात कही जा रही है? अनिल जी देखिए, वो सबसे ज्यादा हम लोगों को जो नगरनार स्टील प्लांट, जिसको लेकर अमित शाह जी, मोदी जी दोनों ने कहा हम नहीं बेचेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप देखिएगा बहुत जल्दी वो स्टील प्लांट बिकेगा। और ये जो लिथियम खदानें हैं और ये वनांचल है, हसदेव अरण्य में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई थी और भूपेश बघेल जी ने जो कटाई रुकवा दी थी वो पहले ही कटाई चालू हो गई। वहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये वनांचल को कैसे लूटने की फिराक में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह का एक अनुकूल वातावरण अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के लिए बना रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ के वनांचल के लोगों से मतलब नहीं है, ना छत्तीसगढ़ के हितों से मतलब है। बहुत स्पष्ट है ये बात। बिल्कुल ठीक है, आगे इसका जवाब लूंगी, लेकिन सबसे पहले मनीष गुप्ता जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि नक्सल मामलों के आप जानकार हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि इतने सालों तक जिस समस्या से दो चार होते हुए पूरे प्रदेश के लोग नजर आए और प्रदेश के साथ साथ जवानों को काफी परेशानियां हुई, आम लोग और भी अन्य राज्यों में भी ये स्थिति देखने को मिली, नक्सलवाद का प्रकोप देखने को मिला। आखिर इन 2 सालों में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी घूम जाएगी कि इससे मुक्ति मिल जाएगी? देखिए अस्मिता जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी की सरकार आने के बाद नक्सलवाद पर करारा प्रहार हुआ। पर रही बात की जो मार्च 2026 की जो तिथि निर्धारित की गई है, मुझे उसको लेकर के कहीं ना कहीं शक शुबह है, क्योंकि ये लगातार कई बार तिथियां बढ़ती रही हैं। आप अभी जैसे उज्जवल दीपक जी ने भी बताया कि पहले भी उन्होंने कहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उसका प्रतिकार किया। देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ी फिल्म आई थी दामिनी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो है, ये कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो इस बात को लेकर के बार बार आप टारगेट सेट करते हैं और फिर आपकी डेट आगे बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके वायदे, आपके कमिटमेंट पर लोग सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। रही बात नक्सलवाद की, तो देखिए नक्सलवाद आज की डेट पर, चूंकि मैं बस्तर में ही बैठा हूं और जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, देखिए जब तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इसको एक बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने आनंद फानंद में पिछले 3-4 महीने में जो इनकाउंटर हुए वो लगभग 147 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। 147 लोग नक्सली मारे गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है उसका इंपैक्ट यहां पर भी दिखाई देता है। जिस पिछले 2 कार्यकाल में जितनी मजबूत थी बीजेपी, इस कार्यकाल में जो कभी देखने को आ रही है वो एक बड़ा मुद्दा है। आज जगदलपुर में पीयूसीएल की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग आकर के कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में जो फर्जी मुठभेड़ और जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ में लोग यहाँ पर एक सेमिनार कर रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नक्सलवाद को लेकर के एक क्लियर कट रोड मैप जो है इस सरकार में नहीं है, और यही कारण है कि बार बार तारीखों पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है और जिसके चलते उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है।
ये अलग बात है कि इस सरकार ने काफी कुछ किया है, पर मुझे लगता है इस मोर्चे पर सरकार को बहुत गंभीरता से सामने आना चाहिए। देखिए, बस्तर की जो भौगोलिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि, और जिस तरीके से नक्सलियों का अभी संगठन है, बिल्कुल 2 साल तो बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल जो है, अगर सरकार पूरी गंभीरता से ऑपरेशन करेगी, वहां पर जो गवर्नेंस करेगी, तो कहीं ना कहीं तब जाकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि नक्सली जो है बस्तर जो है अगले 5 वर्षों में नक्सल मुक्त हो सकता है। पर मुझे इसमें बहुत गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता दिख रही है, जो कि वर्तमान परिदृश्य में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि इस तरीके से पुलिस अफसरों के ऊपर सरकार ने एक फोकस किया है। कोई बहुत क्लियर कट रोड मैप नहीं बना है। हर जिलों में अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। 5-6 साल से बस्तर के आईजी जो है वो यहां से निकलना चाह रहे हैं, वो 5-6 साल हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मोर्चे पर सरकार को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता पूर्वक देखना चाहिए। इस इलाके में जिस तरीके से जो जवान हैं, जवान और जो अधिकारी हैं, उनकी समस्याओं को भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की आवश्यकता है, ताकि एक समन्वित प्रयास से नक्सल मुक्त बस्तर की जो कल्पना की जा रही है वो साकार हो सके। बिल्कुल। रविंद्र उपाध्याय जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जो समय दिया गया है, 2 साल का समय दिया गया है, अब तक के अगर हम सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उसमें आंकड़े देखें तो कई ऐसे जवान हैं जिनको मुठभेड़ के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ गई है। लेकिन अब 2 साल का जो चैलेंज है, ये कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण जवानों के लिए होगा, और क्या इस टारगेट को पूरा करने में हमारे जवान सुरक्षित रह पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो फोर्स काम करता है वो लीडर के आधार पे काम करता है। नो फोर्स इज बैड, ओनली लीडर्स आर बैड। अगर लीडर अच्छा है तो पूरा फोर्स वही काम करता है। तो लीडर पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि लीडर ने क्या संकल्प लिया आतंकवाद को तोड़ने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारें भी, वर्तमान सरकारें भी सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने ढंग से अच्छा काम करते ही आई हैं। विकास होता है तो विकास के बाद ही कोई चीज बढ़ती है। मैं इस नक्सलवाद को बस्तर में करीब 2004 से देख रहा हूं, और उसके पहले भी देखा है, लेकिन इन इलाकों में मैंने 2004, 2005, 2006 से लेकर 2013 तक काम किया है। तो क्या है कि पहले इतनी फोर्स होती नहीं थी। सेंट्रल मिलिट्री जो फोर्स होती है सेंट्रल की, वो नहीं होती थी। हमारे पास उतने अच्छे साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, मोबाइल नहीं था। आज ये सब हमारे पास आ चुका है, सड़कों का विकास हुआ है, गांव तक हम लोग बहुत पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है, तो संकल्प को पूरा करने का काम स्थानीय पुलिस का होता है और स्थानीय सरकार का होता है। तो उस संकल्प को मूर्त रूप देना ये इनके हाथ में है। तो इसके इनके लीडर कैसे डिसाइड करेंगे, इस पर निर्भर करेगा। लीडर डिसाइड करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत ज्यादा दूर नहीं खत्म होने के लिए। समय अवधि आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये समस्या जरूर समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि समाज के अंदर, समाज के विकास के लिए और समाज के लोगों के साथ पुलिस कैसे जुड़े। जब तक आप उनके मानसिक स्तर को चेक नहीं करेंगे, उनके मानसिक रूप से उनसे इंटरेक्शन नहीं होगा, उनसे इंटरेक्शन होना भी जरूरी है। क्योंकि आखिर जो समस्या पैदा हो रही, नए लड़के अगर नक्सल बन रहे हैं या लड़कियां नक्सल बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, वहां का सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है, इन सब बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल पुलिस के भरोसे ये सोचा जाए कि पुलिस के भरोसे नक्सलवाद समाप्त होगा, तो ये बात गलत है। इसमें हमको बाकी लोगों का भी लेना पड़ेगा ध्यान, और उनकी भी मदद भी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक तो लीडरशिप, भरोसे पे नक्सलवाद समाप्त होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तो लीडरशिप पे हमें नजर बना के रखनी होगी कि आखिर वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या रोड मैप बनाते हैं। दूसरे अलावा आम लोगों को भी इस पे कहीं ना कहीं जोड़ना होगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि आखिर अगर जवानों को इसमें सम्मिलित, जाहिर सी बात है किया ही जाएगा, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये 2 साल का जो समय सीमा तय किया गया है, क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है और ये लंबे समय से ये परेशानी चलती आ रही है। तो जवानों के लिए जाहिर तौर पर ये चैलेंजिंग है। आपका प्रश्न कट गया। हेलो रविंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही?
आपका प्रश्न कट गया, प्रश्न आपका आखिरी लाइन कट गई आपकी। बिल्कुल आप क्या पूछना रविंद्र चाह रही जी, सवाल यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज जवानों को आखिर क्या कुछ यहाँ पर भुगतना पड़ेगा, उनके लिए कितनी चैलेंजिंग स्थिति होगी? देखिए, चैलेंज तो हमेशा से रहा है। आज से ज्यादा चैलेंज तो उस जमाने में रहा है जब हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। तो अब तो चैलेंज कम हुआ है और नक्सली भी कम हुए हैं, नक्सली ज्यादा मारे भी गए हैं, उनका आत्मसमर्पण भी हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है। तो ये सब बातें आने वाले समय के लिए पुलिस के लिए सुविधाजनक रहेगी, उनके लिए ये सब एक तरह से सहायता का काम करेगी। तो 2 साल के चैलेंज में ये काम किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 2 साल कहना बात अलग होती है, लेकिन मूर्त रूप देना ये वहां के स्थानीय पुलिस, स्थानीय लीडर और स्थानीय सरकार का काम। ठीक है, उज्जवल जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो पहला, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि आखिर तारीख पर तारीख देने की आदत हमेशा से बीजेपी की रही है। इससे पहले भी जैसा कि आप खुद ही कहते हुए नजर आए थे कि अमित शाह तारीख दिए थे और अब एक बार फिर दे के गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम मनीष जी की बात समझें तो उनकी तरफ से भी यही कहना है कि एक ठोस रोड मैप होना चाहिए। 2 साल बहुत कम समय दिया गया है, क्योंकि इससे स्वीकार किया जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकाल में बदलाव हुआ है, लेकिन इतने कम समय सीमा में ये बड़ा बदलाव लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग मुद्दा माना जा रहा है। तो आखिर क्या ये तारीख पे तारीख एक जुमलेबाजी समझा जाए या फिर सच में कुछ ठोस ऐसे कदम हैं? अस्मिता जी, आपके और कांग्रेस के प्रवक्ता के ज्ञान के लिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि अमित शाह जी ने चुनाव पूर्व ये वादा किया था कि अगर हमारी तीसरी बार सरकार आती है तो 2 साल के अंदर नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। इसके पहले कब और कहां पे तारीख दी गई थी, ये मुझे जानना है। और मुझे ये भी जानना है कि क्या कांग्रेस ने कभी कोई तारीख दी है या कांग्रेस ने कभी कोई प्रण लिया है नक्सलवाद खत्म करने का? मैं बताता हूं आपको, उज्जवल जी आप खुद ही कहते हुए नजर आए थे। अब अगर आपने अपने बातों को मोल्ड कर दिया है तो वो बात अलग है, लेकिन इससे पहले आपने खुद ही कहा था कि अमित शाह जी पहले भी तारीख दे चुके हैं। नहीं, आप मेरी कोर्ट को फिर से सुनिए। मैंने कहा अमित शाह जी ने पहली बार नहीं कहा है, चुनाव के पहले वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, और चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद वो आए वादा नहीं मानने के लिए। सीधी बात है। इसके पहले किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, किसी ने कोई तारीख नहीं दी है मार्च 2026 की या 2 साल के अंदर नक्सलवाद खत्म करने की। ठीक है, अभी तारीख आ चुकी है, अभी आखिरी तारीख आ चुकी है, कैसे इससे पार पाएंगे? क्या ऐसे कदम उठाने वाले हैं? देखो, रोड मैप चालू। आप देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों में, पिछले 20 साल में जितने नक्सली नहीं मारे गए थे, पिछले 3 से 4 महीने में मारे जा चुके हैं। पिछले 20 साल में जितना नक्सली कैंप नहीं खोले, पिछले 3-4 महीने में खोले जा चुके हैं। पिछले 3 से 4 महीने में 600 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर पॉलिसी बन रही है। मैं आपको कांग्रेस की बात बताता हूं। कांग्रेस ने अपने 70 साल के कार्यकाल में, मध्य प्रदेश के समय नक्सलवाद का जन्म हुआ छत्तीसगढ़ में, तब हमेशा नक्सलियों से सिर्फ और सिर्फ डील की है चुनाव जीतने के लिए। इनके राज्यसभा सांसद रंजीत यादव जी बिहार से आती हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं है। वो आती हैं और कहती हैं कि नक्सली हमारे भाई हैं। ठीक चुनाव के पहले राज बब्बर आते हैं, वो कहते हैं कि ये अपने हैं, हमारे अपने हैं, और इसी कारण ये डील कर करके नक्सलियों के साथ। आप बताइए, पनिशमेंट पोस्टिंग नाम का एक वर्ड सुना होगा आपने। जब भी मध्य प्रदेश में कोई निकम्मा ऑफिसर, कोई करप्ट ऑफिसर, कोई किसी नेता से बहस करता था, उसे कहा जाता था बस्तर में भेज देंगे, पनिशमेंट पोस्टिंग। आप सोचिए, डबल वैमी आदिवासियों के लिए, एक प्रताड़ित लोग और ऊपर से निकम्मे अफसर। क्या हुआ होगा सोचिए, डबल प्रताड़ना हुई। जब हमारी सरकार आई 2004 में, डॉक्टर रमन सिंह ने अच्छे अधिकारियों को भेजा, 7 जिलों का निर्माण किया। बस्तर जो डिवीजन था वो केरल राज्य से बड़ा था, 1.5 गुना बड़ा था। एक जिला जहां पर एक एसपी, सोचिए, केरल राज्य में एक मुख्यमंत्री, कई मंत्री और कई कलेक्टर और एसपी। इससे कोई दो राय नहीं रख रहा है कि आपके समय में नक्सलवाद से कहीं ना कहीं परेशानियां थोड़ी कम जरूर हुई है, आत्मसमर्पण लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आखिर ऐसी क्या रणनीति है आप लोगों द्वारा जो बनाई जा रही है, क्योंकि पुराना हम सब देख रहे हैं, आने वाले समय का आप बताइए प्लीज। मैं आपको पॉलिसी की रणनीति बता रहा था कि हमने अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग की, जिन्होंने बस्तर में विकास की धारा बहाई, और वही पॉलिसी हम फिर से करने जा रहे हैं। अच्छे अधिकारी, अच्छे नेता, अच्छी पॉलिसीज और अच्छा रोड मैप। और जब माननीय अमित शाह जी ने कोई वादा किया है तो आप निश्चिंत रहिए, वायदा पूरा होगा। ठीक 370 हटने की तरह, जब 370 हटने वाला था, कांग्रेस के यही लोग
यही लोग आरोप लगाते थे कि खून की नदियां बहेंगी। देखिए, एक बूंद खून नहीं बहा कश्मीर में किसी आम आदमी का। कश्मीर के लोग खुश हैं, और आज वही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत अपना गठबंधन करके 370 को वापस लाने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र हित में जब बात होती है, कांग्रेस हमेशा उस राष्ट्र हित की बात का विरोध करती है। जैसे कश्मीर में कर रही है, वैसे छत्तीसगढ़ में कर रही है। इनको तकलीफ हो रही है, इनको खुशी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया होगा। इनको दुख हो रहा है कि डील किससे करेंगे, अबे चुनाव कैसे जीतेंगे, अंदर में पैसा कैसे वसूलेंगे, डीएमएफ में भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, गरीब आदिवासियों का घाटा कैसे करेंगे। तेंदु पत्ता बीनने वालों को भाजपा सरकार ने चरण उपाध्याय की योजना चालू की थी, जो पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। आदिवासियों का इतना ख्याल था कांग्रेस सरकार को, तो बंद नहीं करती। और ये सवाल ठीक है, मेन मुद्दा यहाँ पर नक्सलवाद पे आ रहा है, और अन्य मुद्दों की ओर खसकने के बजाय हम नक्सलवाद पे ही सिर्फ अटके रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। उपाध्याय जी, अनिल जी आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब बीजेपी द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, और ये तो अब इनसे मैं आगे की अगर रोड मैप पूछ रही हूँ तो ये घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी अगर बात की जाए, आपके कार्यकाल के दौरान क्या ऐसी कमी थी जो पूरी नहीं हो पाई, और अब 2 साल में ये समस्या खत्म होने वाली है? देखिए स्मिता जी, बहुत बड़े बड़े भाषण उज्जवल दीपक जी दे रहे थे, आपकी और हमारी सबकी बुद्धिमत्ता को चुनौती भी दे दी उन्होंने, और उनका अपना साहस है, बौद्धिक साहस है, बौद्धिक क्षमता है, वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, सुन भी तो लो साहब, इतना लंबा भाषण आपका हमने सुना है। 2003 उस समय 3 इलाकों में नक्सलवाद था, वो 3 इलाकों का नक्सलवाद 2018 तक 20 जिलों में पहुंचा। बिल्कुल, 3 इलाकों का नक्सलवाद 20 जिलों तक 2018 तक पहुंच गया, और ये भाषण दे रहे हैं नक्सलवाद पर कि हमने कंट्रोल किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने अग्रिम पंक्ति के सभी नेताओं को 2013 में खो दिया, और रमन सिंह जी की सरकार बन गई नवंबर में, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव में डीलिंग हम करते हैं। साहब, राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं? जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक जांच आयोग बनता है, उसको धर्मलाल कौशिक जी याचिकाकर्ता बन के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे करवा देते हैं। कौन सा डर है? ये जनता जानती है कि कौन इस तरह षड्यंत्र कर रहा है। दूसरी बात, आप लोगों के साथ यही दिक्कत है, तो मुझे समझ नहीं आती है। मैं अगर उज्जवल जी से बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये किया, ये कमी रही, वो कमी रही। आपसे पूछो कि आपने ऐसी क्या खामियां आई, वो मुझे बताइए, लेकिन आप मुझे बीजेपी की बता रहे हैं। मैं आप लोगों से आपकी बात जानना चाह रही हूँ। अनिल जी, सिर्फ आप अपना बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सामुदायिक वनाधिकार पट्टे देने में छत्तीसगढ़ अव्वल था भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। 5 वनोपज की खरीदी करते थे, 72 वनोपज की हम खरीदी करते हैं। और अस्मिता जी, पूरे छत्तीसगढ़ में वनोपज 75% पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ से जाता था, 25% बाकी हिंदुस्तान से जाता था। लोहंडी गुंडा में जमीन भी हमने वापस की, और 350 स्कूलों को भी वापस खोला जो रमन सरकार में बंद थे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये सरकार जो दावा कर रही है कि 2026 तक हम खत्म कर देंगे, इनके पास नक्सल पुनर्वास नीति भी नहीं है। वो नक्सल पुनर्वास नीति हमारी है, उसको भी ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। हजारों से ऊपर आदिवासियों को इन्होंने झूठे नक्सल मामलों में फंसाकर जेल में डालने का काम किया था। बकायदा उसमें आयोग का गठन हुआ, और उनकी सिफारिश के बाद उनकी रिहाई की गई। मेरे कहने का लब्बो-लुआब यह है कि विकास और विश्वास दोनों के माध्यम से जो नक्सलियों को पीछे धकेला गया, समर्पण भी बड़ी संख्या में हुआ और उनके विकास भी बड़ी संख्या में हुआ, उसी की फसल ये 8 महीने से काट रहे हैं। और आज अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आपके लोकप्रिय चैनल पर। ना इनके पास बताने के लिए नीति है, ना नियत है। ये कहते हैं अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग करके हमने नक्सलवाद समाप्त कर दिया। आप बताइए, आपके विद्वान दर्शकों को यह हजम होगा? इतने बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे हैं, यहाँ जवानों का शौर्य देख चुके, सामना कर चुके उपाध्याय जी बैठे हैं, तो ये जवानों के शौर्य पर भी अपनी ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, उज्जवल जी, अब मैं मनीष जी की ओर जा रही हूं, क्योंकि मुझे अब थोड़ी से मनीष जी से समझने की कोशिश करने दीजिए। नक्सलियों के लिए अगर हम रणनीतियों की बात करें, बीजेपी के द्वारा चलाई गई, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान चलाई गई, कौन सी ऐसी रणनीति ठोस रही, और आने वाले समय में ऐसी क्या रणनीति में और बदलाव होना चाहिए कि इस पर बहुत जल्दी काबू पाया जा सके? मनीष जी। नहीं, देखिए, नक्सलवाद की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है कि पुलिस ही गोली मार देगी और नक्सली खत्म हो जाएंगे। नक्सलियों का आइडेंटिफिकेशन भी आज की डेट पर मैं बता रहा हूं कि पुलिस के पास पूरे नक्सली, जो उनकी सेंट्रल कमेटी से लेकर के जो लोकल मिलिट्री जो उनका बेस है,
उनकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नक्सली, जितने नक्सली यहाँ पर जो लीडर जो सक्रिय हैं, वो सब तेलंगाना के लोग हैं। आज हमको ये देखना चाहिए कि तेलंगाना में अगर नक्सलवाद समाप्त हो चुका है या खात्मे की ओर है, और वही नक्सली आकर के छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आतंक मचाते हैं, बस्तर के इलाके को अशांत करते हैं, तो क्या हमें तेलंगाना के जो अच्छे गवर्नेंस है या उनकी जो नक्सलियों के खिलाफ स्ट्रेटेजी है, उसको हमको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए? दूसरा, बार बार जब इंटेलिजेंस की बात होती है, बार बार ये बात होती है कि हम अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट के लिए आपने कोई ठोस प्लान नहीं बनाया है। क्या आज की डेट पर भी जो अंदरूनी इलाकों में आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जो पिछले 20-20 साल से मतलब अधूरी पड़ी हुई है। बिल्कुल। उन सड़कों को पूर्ण करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए हैं। अंदरूनी नक्सल प्रभावित इलाकों में अभी जो नियत नल्ला नार की जो योजना शुरू हुई है, मुझे कहने में बड़ा अफसोस होता है कि उस योजना में इस सरकार ने बहुत अच्छी योजना शुरू की है कि जिन इलाकों में कैंप स्थापित किए हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, इनको बनना चाहिए जो इस सरकार ने बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट की ओर फोकस करना चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि जो तारीख दी गई है, आखिरी तारीख का आखिर क्या कुछ असर निकल कर आता है ये बयान के बाद, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष जी, अनिल जी और उज्जवल जी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।